क्या है आखिर वजूद जिसकी बना पर लोग टैक्स नहीं देते? Massive corruption, number one. Misuse of power, inadequate number of taxpayers, extremely complex return. टैक्स हमारा खासा बेहतर आ रहा है। 1990 में हमारा FBR की कलेक्शन 125 बिलियन थी, 2000 में 300 बिलियन थी। इस साल 9400 बिलियन टैक्स FBR ने इकट्ठा किया और आपने उस चेयरमैन को बदल दिया। चेयरमैन FBR हमेशा FBR के अफसरों में से ही होना चाहिए। FBR क्यों नहीं इतना कॉम्पिटेंट हुआ कि वो अपने मसाइल को हल कर सके? ये एक टेक्निकल जॉब है। बड़े ऐसे देखे हैं जो नॉन FBR के लोग आए, खुद अपनी आंखों से देखा है कि 6 माह 8 माह तो सिर्फ इसी चक्कर में समझ लग गया कि ये टैक्स है क्या, सेल टैक्स क्या है, कस्टम क्या है। क्या रीज़न है, क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से हम एक बहुत अच्छा टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाते? इसका एक ऑटोमेटेड सिस्टम होना चाहिए कि जो रिटर्न्स आई हैं क्या लोगों ने सही अपनी आमदनी डिक्लेयर की हुई है कि नहीं की हुई है। क्या FBR में जो बाहर से लोग लाए जाते हैं क्या वो ज़्यादा फाल होते हैं, ज़्यादा अच्छे होते हैं, ज़्यादा बेहतर होते हैं, ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करते हैं? FBR क्योंकि एक सेंसिटिव इदारा है, सारी कलेक्शन की जिम्मेदारी इसकी है, इसलिए वहाँ जो अपॉइंटमेंट है वो भी बड़ी केयरफुली होनी चाहिए और वो पॉसिबल इसी तरीके से है कि हम उसको IMF के साथ लिंक करें। एक और भी शायद सब चीज़ आती है कि हमारे यहाँ जितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो तकरीबन कैश पे बहुत ज़्यादा होती हैं आके। हमारी किताब में ये लिखा हुआ है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कि 10 लाख से ज़्यादा कोई भी प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो इट शुड बी थ्रू क्रॉस चेक। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक सिंप्लीफाई नहीं किया। डू यू एग्री विद दैट? FBR का अभी तक आसान हो नहीं सका हमारी कोशिशों के बावजूद। आम आदमी खुद रिटर्न नहीं फाइल कर सकता और अगर नहीं फाइल कर सकता तो वो बेचारा किसी न किसी टैक्स एडवाइज़र को हायर करने पर मजबूर होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम वर्ल्ड इन फोकस में आपका होस्ट अब्दुल बासित खान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं पाकिस्तान जिस मुआशी गर्दाब में फंसा हुआ है इसमें हर एक परेशान है। अगर आप देखें तो बिज़नेसमैन परेशान हैं, इसके अंदर आप देखें तो हमारे जो मैन्युफैक्चरर हैं, हमारे जो ताजर हैं, हमारी जो जितनी भी एसोसिएशंस हैं जो ताजरों को रिप्रेजेंट करती है, हर बंदा परेशान है। बहुत सी वजूहत है। वो कहते हैं जी बिजली की जो है निरख बहुत ज़्यादा है, हम compete नहीं कर सकते, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो देखे वो कहाँ जा रहा है, हम कर्ज लेके कैसे कारोबार को चलाएं। इसके साथ साथ दो चीज़ें बड़ी अहम है, एक है एक्सपोर्ट और एक है टैक्स कलेक्शन। एक्सपोर्ट पे भी मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि एक्सपोर्ट के लिए तो मेरा ख्याल है कि बहुत मुश्किल है कि हम compete नहीं कर सकते अपने रीजन कंट्रीज़ के साथ। जो compete करने वाले ममालिक हैं, बांग्लादेश है, हिंदुस्तान है, नेपाल है, श्रीलंका है, वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन एक जो सब्जेक्ट आज हम डिस्कस करेंगे वो है टैक्स कलेक्शन। और टैक्स कलेक्शन में जो मसाइल दरपेश हैं, क्यों हमारा टैक्स तो GDP कम है, सिंगल डिजिट में है, डबल डिजिट में कब हम आएंगे, कब हम जो लोग टैक्स नहीं देते उनसे टैक्स ले पाएंगे। फिर ये भी है कि हम किस तरह लोगों को इनकरेज करें टैक्स के लिए, और लो टैक्स की रीज़न क्या है, लो टैक्स कलेक्शन की क्या रीज़न है और उसको किस तरह काउंटर करना है ताकि जो FBR को मसाइल दरपेश हैं और वही हमारे मुल्क को भी मसाइल दरपेश हैं। तो FBR का भी जब जिक्र करते हैं तो FBR की हमने देखना है कि FBR को एम्पावर कैसे किया जाए। जब देखें कोई मसला होता है तो टैक्स कलेक्शन में FBR को ही जनाब तनकीद का निशाना बनाया जाता है। FBR के खिलाफ ही ऑपरेशन शुरू हो जाता है। किसी को चेयरमैन को बड़े मोहब्बत से प्यार से लेके आते हैं, उसके बाद उसको अनसरमोनीसली इसको निकाल देते हैं आके। तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें हैं जिन पे हम डिस्कस करें। बड़ी मोतबर किस्म के हमारे आज पैनल है और डिस्कशन हमारी होगी इसके ऊपर। बहुत अच्छे मैं समझता हूँ कि जिनकी दस्तरस है इस सब्जेक्ट के ऊपर और जो बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि इस बारे में जानते हैं, जो इस टैक्स कलेक्शन के प्रोसेस से गुजरे भी हैं। मेरी मुराद आज हमारे एक बहुत ही मोतबर, मैं उनका तारुफ़ करा देता हूँ आपसे, जनाब शाहिद हुसैन असद साहब हैं। ये बुनियादी तौर पे जो है मेंबर इनकम टैक्स ऑपरेशन भी रहे हैं, पॉलिसी रहे हैं और भी कई जगह माशाल्लाह उन्होंने काम किया और उसके साथ साथ एक्टिंग चेयरमैन FBR भी रहे हैं।
दूसरे मेरे दोस्त हैं जो वो हैं शाहिद ज़हीर साहब, आपने उनको पहले भी देखा होगा। ये चीफ़ कमिश्नर इनकम टैक्स के तौर पर रिटायर हुए हैं और ये भी बहुत अच्छे एनालिस्ट हैं और बहुत अच्छा तज्ज़िया करते हैं टैक्स के बारे में। तो इन दोनों से हमारी इन्हीं दो चीज़ों पर गुफ्तगू होगी कि नंबर 1 कि आया टैक्स कलेक्शन क्यों कम है, किस तरह इसको टैक्स को बढ़ाना है, और दूसरा हमारा कि FBR आखिर क्यों हर वक्त इसके ऊपर ही लोग चढ़ दौड़ते हैं, जब देखो तो FBR को निशाना बनाते हैं, और FBR किस तरह अपना एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ऐसा वेलकम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार, एक्सट्रीमली ग्रेटफुल कि आप हमें इनवाइट करते हैं और मुख्तलिफ इशूज़ पे स्पेसिफिकली FBR पे अपने ख़यालात का इजहार करने का मौका देते हैं। थैंक्स अ लॉट। शाहिद साहब, आपसे बात शुरू करते हैं। हमारे यहाँ एक जो आपको पता है कि फ़ाइलर्स की तादाद कितनी है, बहुत ज़्यादा नहीं, आबादी के लिहाज से बहुत कम है। फिर उस फाइलर्स में जो फ़ाइल करते हैं उनमें भी एक 1/3 ऐसी तादाद है जो कि ज़ीरो टैक्स देते हैं इसमें आके। एक ये बड़ा हमारे लिए लम्हा फ़िक्री है। फिर एक क्लास ऐसी भी है जो कि टैक्स देती है, लेकिन जो दूसरे टैक्स नहीं देते वो भी इसके ऊपर डिस्करेज हो जाते हैं आगे कि वो नहीं टैक्स दे रहा तो यार हम क्यों टैक्स दें आके। फिर हमारे यहाँ एक फ़ाइलर नॉन फाइलर में भी एक डिबेटेबल इशू है कि ये क्या हमने एक लाइन खींच दी है कि फ़ाइलर और नॉन फाइलर, आप नॉन फाइलर को खुद बहुत इनकरेज करते हैं कि नॉन फाइलर बने और अपनी इलाज उठाएं। मुझे सर ये बताएं कि हमारे जो FBR में टैक्स कलेक्शन होगी अच्छी तो तभी हम अपने अवाम को सहूलतें देंगे। क्या रीज़न है, क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से हम एक बहुत अच्छा टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाते? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द इंट्रोडक्शन एंड द इनविटेशन सर। बात यह है कि आपने फाइलर नॉन फाइलर का जिक्र किया, मैं उससे थोड़ा सा शुरू करता हूँ। 2013 में हमने देखा था कि टोटल हमारी रिटर्न्स आई थी 7,11,000 और बावजूद FBR की कोशिश के लोग रिटर्न फाइल नहीं कर रहे थे। लिहाजा 2014 के बजट में हम लोगों ने ये तय किया था कि जो लोग रिटर्न फाइल नहीं करते हैं उनके लिए कुछ डिसइंसेंटिव क्रिएट किया जाए। तो वो हम लोगों ने ये एज ए पॉलिसी किया था कि फाइलर का जहाँ जहाँ पे भी विद होल्डिंग है वो नॉर्मल रेट पे होगी और जो नॉन फाइलर है वो डबल होगी, ताकि उनको मजबूर किया जा सके कि वो रिटर्न फाइलर बने। और उसी का आज नतीजा है कि अगर 2013 में आपके फाइलर 7,11,000 थे तो अभी तकरीबन 4.5 मिलियन है। ठीक है, उसकी मजबूरी की वजह से लोग होते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त होते हैं, गाड़ी ख़रीदते वक्त होते हैं, किसी काम करते वक्त होते हैं, लेकिन उसकी वजह से फाइलर की तादाद बढ़ गई। अब जो चीज़ हम चाहते थे वो आगे अगला स्टेप नहीं हुआ। मसलन अगर रिटर्न आ गई है तो रिटर्न के साथ वेल्थ स्टेटमेंट भी हमने लाजमी की थी, वो भी आती है। अब FBR की आगे जो है वो कमज़ोरी है कि उसको एनालाइज नहीं कर सका, जिसके लिए शायद वो ह्यूमन फोर्स के थ्रू तो शायद इतना अच्छा हो नहीं सकता, बहुत सी शिकायतें भी हो जाती हैं। इसका एक ऑटोमेटेड सिस्टम होना चाहिए कि जो रिटर्न्स आई हैं क्या लोगों ने सही अपनी आमदनी डिक्लेयर की हुई है कि नहीं की हुई है। एक आपका मैं बार बार ये मशवरा दे चुका हूँ, उसको गवर्नमेंट ने अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया, शायद कह देते हैं, लेकिन शबरजादी के पीरियड में भी था कि हमने नादरा के साथ कर लिया है। अभी भी पिछले साल के शुरू में ये हुआ था कि हमने अब 145 डिस्ट्रिक्ट टैक्स ऑफिस बना रहे हैं, जिस पे आप हर टैक्स गुजार की 360 डिग्री उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तमाम बिजनेस नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो भी कोई बंदा करे, चूँकि CNIC हर जगह पे इस्तेमाल होता है। आप प्रॉपर्टी ख़रीदने जाएँ, गाड़ी ख़रीदने जाएँ, बैंक अकाउंट खोलने जाएँ, बिजली कनेक्शन लेने जाएँ, मोबाइल लेने जाएँ, हर जगह पे आपसे CNIC मांगा तो जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो लेके कैंप फेंक देते हैं। अगर उस CNIC को नादरा के साथ लिंक किया जाए कि ये आपका CNIC इस काम के लिए यूज़ हुआ है, नादरा के पास ऐसा इंतज़ाम है कि आप जब बैंक अकाउंट खोलने जाते हैं तो बैंक वाले आपका नादरा का फार्म खोलते हैं। लिहाजा मैंने नादरा के दफ्तर जाके देखा हुआ है कि वो आपको बता सकते हैं कि आप अपना CNIC बताएं तो आप वो बता देंगे आपके 10 बैंक अकाउंट है फला 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 बैंक में। रकम नहीं बताते, उनके पास नहीं होती, लेकिन ये बता सकते। इस तरह की इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल ट्रांजैक्शन वेदर बिजनेस और नॉन बिजनेस
वो जिसमें भी CNSE यूज़ हो, गाड़ी ख़रीदें, प्रॉपर्टी ख़रीदें, मोबाइल ख़रीदें, कुछ बिजली का कनेक्शन लें, गैस का कनेक्शन लें, कुछ और लें, बैंक अकाउंट खोलें, वो इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास आ जाए तो उसकी मदद से FBR उन लोगों को डिटेक्ट कर सकता है। एक और भी शायद सब चीज़ आती है कि हमारे यहाँ जितनी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो तकरीबन कैश पे बहुत ज़्यादा होती हैं आके। कैश पे तो होती हैं, लेकिन बहुत दफ़ा हमने ये पाबंदी लगाई। 2011 में मैंने SR 191 इशू किया था कि जो लोग सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं हैं वो अपना CNIC दें, और इस पाबंदी को भी गवर्नमेंट ने कुछ देर बाद वापस ले लिया। इसको बाद में भी 2-3 दफ़ा इस शर्त को आयद किया गया, लेकिन गवर्नमेंट उसमें जान नहीं कि वो CNIC की कंडीशन को इम्प्लीमेंट कर सके। उस कंडीशन को अगर आप कायम रखें तो आपकी हर ट्रांजैक्शन ही, हमारी किताब में ये लिखा हुआ है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कि 10 लाख से ज़्यादा कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे तो इट शुड बी थ्रू क्रॉस चेक। अभी वो कैश से होती हैं, कोई नहीं पूछता, तो ये हमारी कमज़ोरी है। हम इसी कमज़ोरी पे बात मज़ीद करेंगे, लेकिन मैं अब शाहिद साहब से भी ये बात कर लूँ। शाहिद साहब, ये जो हमारे यहाँ कहते हैं ना कि टैक्स एविजन भी बहुत होता है, और टैक्स एविजन की कुछ वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये भी है कि लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन दी गवर्नमेंट भी हो जाता है, ये भी एक बड़ी वजह है कि हमारे पैसे को मिसयूज़ किया जा रहा है या सही तरह इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। फिर उसके साथ साथ करप्शन का भी एक एलिमेंट को आप रूल आउट नहीं कर सकते आगे। व्हाट आर द मेजर पोटेंशियल रीज़न आपके जहन में, आप बताइएगा कि हमारे नाज़रीन को क्या है आखिर वजूद जिसकी बना पर लोग टैक्स नहीं देते? आप देखते, इसमें मैंने बड़ा इसको एनालाइज़ किया और डीपली एनालाइज़ किया, और मेरी जो समझ या एक्सपीरियंस के और स्टूडेंट ऑफ दिस टैक्सेशन, देयर आर सर्टेन की फैक्टर्स जिसकी वजह से रेवेन्यू जनरेशन में प्रॉब्लम आ रहा है। वो मैंने 5-7 ज़रा लिस्ट डाउन किए हैं जस्ट फॉर योर सेक, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आई वुड पॉइंट आउट मैसिव करप्शन। मैसिव करप्शन नंबर 1, यानी जिसका अक्सर औकात लोग जिक्र भी करते हैं जी कि बहुत करप्शन। ये FBR की बात कर रही है, ओवरऑल तो है ही है, लेकिन FBR में भी पार्ट ऑफ दैट सिस्टम तो मैसिव करप्शन है। फिर अभी हमने जिक्र किया कि मिस यूज़ ऑफ पावर, हमारे पावर को भी प्रॉपरली जुडिशियसली यूटिलाइज नहीं किया जाता, यूज़ नहीं किया जाता। फिर तीसरा है इनएडुकेट नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स। जैसे कि हमें पता है कि although number have increased, but that is only for the sake of numbers. Otherwise, as far as effective number of taxpayer is concerned, which genuinely contribute to the tax exchequer, national exchequer, that is insignificant vis-a-vis overall population. ठीक? फिर क्या है, एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स रिटर्न्स। हम अक्सर ब्लेम करते हैं कि जी टैक्स पेयर रिटर्न फाइल या इंडिविजुअल बिजनेसमैन रिटर्न फाइल नहीं करते। हाँ, लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि हमारी रिटर्न इटसेल्फ जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, एंड जो बिजनेसमैन है, स्पेशली लेमैन है या सेमी लिटरेट है, उसको ही हैव टू एंगेज इन लॉ। कहा तो बहुत जाता है शायद साहब कि हम सिस्टम को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, लोगों के लिए आसान कर रहे हैं, लेकिन क्या अभी तक इसी तरह ही चल रहा है? हाँ, अभी तक जो है ना वसाइल जो है। अच्छा, थर्ड है कि कैश बेस्ड इकॉनमी, कोशिश तो बहुत हुई है, लेकिन आज भी कैश बेस्ड इकॉनमी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ट्रस्ट गैप बिटवीन गवर्नमेंट एंड द टैक्स पेयर। क्योंकि टैक्स पेयर फील करता है कि जो पैसा मैं जमा करवाता हूँ वो मेरी फलाह बहबूद पे खर्च नहीं होता, एंड उसके अलावा इनफेक्टिव जो है वो है इन्फोर्समेंट ऑफ टैक्स लॉस। जहाँ कहीं हम कर भी लेते हैं तो हम इन्फोर्स नहीं करते प्रॉपरली। और 2 चीज़ें मैं इसमें और ऐड करूँगा, एक लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। कहने को तो हम कहते हैं सारे, लेकिन दैट इज़ जस्ट रैट्रिक, ब्लस्टरिंग है कि भाई ठीक है हम करेंगे। सारे माफिया हैं, और उसकी बड़ी वाज़ेह मिसाल है कि हम सब कहते हैं जी कि टैक्स में कम है हमारा या और बढ़ाना, पोटेंशियल क्या है एक्चुअली, लेकिन असल पोटेंशियल इस तरह नहीं है कि आप इनडायरेक्ट टैक्स से कर दें, सेल टैक्स बढ़ाते जाएं, आम आदमी में बर्डन शिफ्ट करते जाएं। असल जितना भी मोर सिविलाइज्ड और डेवलप कंट्री होगा, वहाँ रेशियो ऑफ डायरेक्ट टैक्स, कलेक्शन ऑफ रेशियो ऑफ डायरेक्ट टैक्स विल ऑलरेडी मच हायर दैन दैट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। हमारे उसके बिल्कुल बरक्स है। इसका रिजल्ट क्या है
उसका इम्पैक्ट क्या होता है, उसकी इम्प्लीकेशन ये है कि महंगाई बढ़ेगी, सोशल अनरेस्ट होता है, जैसे कि आजकल इस माशरे में हो रहा है, क्योंकि बजट में सेल टैक्स में इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया है, हर तरह इफेक्ट हो रहा है। और अभी जैसे बात हो रही है कि जहाँ रिटर्न्स आ भी जाती हैं, हमारे फाजिल दोस्त शाहिद साहब ने जिक्र किया, वहाँ हम वी आर अनएबल टू यूटिलाइज दैट इंफॉर्मेशन। वाई? सिंपली बिकॉज देयर आर कैपेसिटी इशूज़। FBR में कैपेसिटी इशूज़ भी हैं। स्पेसिफिकली मुझे याद अच्छी तरह कि डॉट में डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग जो है, वहाँ हम कैपेसिटी बिल्डिंग कोर्सेज करवाया करते थे। उसमें हम स्पेसिफिक फील्ड बस सीमेंट इंडस्ट्री को कैसे करना है, शुगर इंडस्ट्री को कैसे टैक्स करना है, और जो हाउसिंग स्कीम्स हैं उनको कैसे करना है, वो उसकी एक उस तरीके से जो ट्रेनिंग होनी चाहिए वो नहीं है। और उसकी वजह से ये जो आपने सवाल था कि जी क्या मेन प्रॉब्लम क्या है, ये 8-10 जो है ना मैंने आपको मेन आपको बताया। तो शायद साहब ये जो इन्होंने बातें बताई हैं, एक चीज़ ये भी हमारे जहन में आती है कि जो बड़े लोग हैं, जिसे आप कहते हैं ताकतवर लोग हैं, उसको माफिया कह लें, आप प्रेशर ग्रुप्स हैं, वो जो है वो अपनी हैसियत के मुताबिक टैक्स नहीं देते, और अगर उनसे टैक्स कलेक्शन की कोशिश की जाती है तो मज़लूम बेचारे हमारे FBR के अफसरान होते हैं और उन पर नज़ला गिरता है आके कि जी ये ज़्यादती कर रहे हैं। ये एक बड़ी थिन लाइन है, लेकिन गवर्नमेंट ने कभी अफसरों को इतनी एम्पावर नहीं किया, या उनको ये नहीं कहा कि जी कहते हैं जी एम्पावर करते हैं तो डिस्क्रिशनरी पावर्स बहुत हो जाएंगी, वो जी बड़ी ख़तरनाक है, करप्शन फैलेगी। लेकिन आप ये नहीं देखते कि जितना आप इस सिस्टम को सिंप्लीफाई करें, जैसे शाहिद साहब ने कहा कि हमने अभी तक सिंप्लीफाई नहीं किया, डू यू एग्री विद दैट? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। रिटर्न फाइल करना आज भी मुश्किल है, और ख़ास तौर पे एक तो अच्छी बात है कि हमारा सिस्टम बहुत हद तक ऑटोमेशन में काफ़ी आगे गया है, और पाकिस्तान में मेरे ख़्याल में बड़े तरक्की याफ्ता मुल्कों के बराबर रिटर्नें ई-फाइल होती हैं। मैं एज मेंबर IRS 2011 में IRS US से हेडक्वार्टर गया था उनकी दावत पे, तो उनसे मैंने पूछा कि आपके कितने लोग ई-फाइल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली रिटर्न फाइल करते हैं। उन्होंने कहा अबाउट 60%। मैं कहा वाई नॉट 100%? मे बी दे डोंट हैव कंप्यूटर फैसिलिटी। मैंने कहा यार हमारे तो हर बंदे को हमने लगा दिया, और इस वक्त हमारे बहुत बड़ी अक्सरियत ई-फाइल करती है। मैनुअली फाइल करना शायद टैक्स पेयर के अपने मफाद में भी नहीं है, दफ्तर के बंदे गवा देते हैं आपकी रिटर्न। तो बेहतर ये कि आप ई-फाइल करें ताकि आपकी रिटर्न रिकॉर्ड के ऊपर रहे। लेकिन आगे जो होना चाहिए कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है ई-फाइलिंग का, वो बहुत सिंपल होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों के, बहुत सारे इदारों के आप वेबसाइट पे जाएं तो आपके लिए आसान होता है उसको एक्सेस करना और वहाँ पे डाटा लेना या जमा कराना। FBR का अभी तक आसान हो नहीं सका हमारी कोशिशों के बावजूद। आम आदमी खुद रिटर्न नहीं फाइल कर सकता, और अगर नहीं फाइल कर सकता तो वो बेचारा किसी न किसी टैक्स एडवाइज़र को हायर करने पे मजबूर होता है। अच्छा सर, ये जो आपने बताई ना, इसमें अब अगर फ़र्ज़ करें, हम कहते हैं कि अगर हमारे जैसे आपने कहा 45 लाख के करीब हमारे फाइलर्स हैं आके, लेकिन इनमें एक बड़ी तादाद जैसे कहती हैं जो फाइल करते हैं वो 0 टैक्स देते हैं आके। अब ये सिस्टम तो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन इस माइंडसेट का क्या करें जो कहते हैं जी बचाओ। मैं जो गुजारिश करता हूँ, देखिए माइंडसेट बदलना बड़ा मुश्किल है थर्ड वर्ल्ड के लोगों का। इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन का सिस्टम ही आपका इतना अच्छा हो कि वही चीज़ है जो आपको प्रेशर ग्रुप्स के प्रेशर से भी निजात दिला सकता है। अदरवाइज़ तो किसी ने हमारा कहना नहीं मानना। लेकिन बैंक में अगर पैसे जमा हैं तो वो बहुत बड़े आदमी के भी जमा है, अगर बैंक स्टेटमेंट आ जाए तो आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन ये भी एक मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा एक जुल्म है कि बड़े आदमी और छोटे आदमी से टैक्स का जो एक रेशो है या टैक्स का जो सिस्टम है वो दोनों के लिए बराबर किया है उन्होंने। देखिए अभी तो बल्कि बहुत ज़्यादती जो इस बजट में की गई, मैंने कई इंटरव्यूज़ में ये कहा भी कि आपने सैलरीड लोगों पे टैक्स बहुत बढ़ा दिया। जिनकी इनकम 100% डॉक्यूमेंटेड होती है वो बेचारे कुछ छुपा सकते ही नहीं, और जो बिजनेसमैन हैं उनके पास चांस होता है बिजनेस इनकम को इधर उधर करने का। उनके लिए आपने रेट उनका भी बढ़ाया, लेकिन सैलरी से टोटल टैक्स जो आया था 2022 में 264 बिलियन आया था।
इस साल का मैंने पता किया था कि 300 कुछ बिलियन आया है। अगले साल ये जितने रिन्यूअल रेट बढ़ा दिए ज़्यादा 400 बिलियन आ जाएगा। 13,000 बिलियन आपने एफबीआर का टारगेट रखा हुआ है। 13,000 बिलियन में 400 बिलियन इज नाइदर हेयर नॉर देयर। अगर आप इस रेट को आधा भी कर दें, इनसे 200 बिलियन आए बेचारों से, तो सभी लोगों की ज़िंदगी ज़रा आसान हो जाए। बेशुमार लोग हैं जो मुश्किल से बिजली का बिल देते हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी लोगों को बिजली के बिलों से हुई हुई है। और मैं ज़रा थोड़ा सा बात को बदलूँगा कि सिर्फ टैक्स कम नहीं आ रहा, टैक्स हमारा खासा बेहतर आ रहा है। 1990 में हमारा एफबीआर की कलेक्शन 125 बिलियन थी, 2000 में 300 बिलियन थी। इस साल ये जो 30 जून ख़त्म हुआ है, 9,400 बिलियन टैक्स एफबीआर ने इकट्ठा किया है। और आपने उस चेयरमैन को बदल दिया जिसने 9,400 बिलियन इकट्ठा किया और एक नॉन टेक्निकल बंदे को चेयरमैन लगा दिया। आपको चाहिए कि जिसको भी आप चेयरमैन एफबीआर लगाएं, नंबर 1 तो ये कि वो एफबीआर का बंदा होना चाहिए। उस पर हम आते हैं एफबीआर के चेयरमैन पे। और दूसरा ये कि उसको आप किसी मुद्दत के लिए 2 साल 3 साल के लिए लगाएं और उसको ऑटोनॉमी दें काम करने की। ठीक है, हम इस पे आते हैं। शायद साहब ये देखें कि हमारा जो मेन स्टे है टैक्स कलेक्शन का, मेरे ख्याल कि विद होल्डिंग टैक्स है बहुत ज़्यादा, और उसके साथ जो टैक्स कलेक्शन फ्रॉम दी फॉर्मल इम्पोर्ट से आता है। जो रिमेनिंग होता है वो एडवांस इनकम टैक्स या जिसे कहते हैं डोमेस्टिक सेल टैक्स से वो बड़ा इकट्ठा होता है सारा। ये हमारा टोटल इसका स्ट्रक्चर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये है हमारा आगे। मुझे इस तरह ये बताइए कि अब ये भी कहा जाता है कि लेने वाला टैक्स और देने वाला टैक्स, इन दोनों के दरमियान भी बहुत समझौता हो जाता है, जिसकी एक वजह ये है कि हम टैक्स कलेक्शन है, जैसे आपने शुरू में भी कहा कि हमारे करप्शन है। इस सिस्टम को, इस बात को किस तरह आप कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो जो है ना, अभी इस पर मैं बात करता हूँ, लेकिन अभी इसमें मैं थोड़ा सा पहले जिक्र करूँ। अभी जिक्र हो रहा था कि माइंड सेट को हम चेंज कैसे करें, क्योंकि जब तक हम माइंड सेट को चेंज नहीं करेंगे ना, उस वक्त तक आप कलेक्शन को इंक्रीज़ नहीं कर सकते। माइंड सेट को चेंज करने के 2 ही तरीके। सबसे पहले तो आप जो टैक्स पेयर है, आम शहरी है, उसके जहनों में ये बात डालें थ्रू प्रैक्टिकल स्टेप्स, बातों से नहीं। एक्शन शुड स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स। उसमें उनके जहनों में ये बात डालें कि जो पैसा आप देंगे हमें इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, दैट विल बी स्पेंड यूटिलाइज फॉर योर वेलफेयर इन द फॉर्म ऑफ स्कूल, हॉस्पिटल, एजुकेशन एटसेट्रा, सारी चीज़ें। जब ये चीज़ होगी तो फिर आपके लिए टैक्स के लिए भी आसानी होगी और टैक्स कलेक्टिंग एजेंसी जो है उनके भी आसानी। अच्छा, अब दूसरा जो आपका भी सवाल है, आपको टैक्सेशन की स्पिरिट समझनी होगी। जब आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के तौर पे आप एनालाइज करें ना, तो आपको स्पिरिट उसकी समझनी चाहिए। समझनी ये है उसमें कि टैक्स इंक्रीज़ करना इटसेल्फ इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ये है कि जो जिनसे टैक्स कलेक्ट करना चाहिए who have capacity to pay, उनसे आप लें। अदरवाइज तो आपके लिए आसान है कि आप इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आप खरीदने जाओ, इसके साथ 20 पैसे टैक्स लगा दें। हर बंदा दे, हर बंदा आपको देना पड़ेगा, although he is not liable। लेकिन इससे महंगाई बहुत बढ़ती है, लोग बहुत परेशान होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो इसलिए ये आप स्पिरिट, इसको दोनों का डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। अब तीसरा जो अभी आपने बात की, जो मैंने पहले भी जिक्र किया है, कैपेसिटी इशू। तो जब तक आप हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनकी कैपेसिटी नहीं बढ़ाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें यह है कि देखें अभी लाहौर में, पाकिस्तान में ऐसी ऐसी गाड़ियाँ हैं जो 4.5 करोड़ की गाड़ी है। ये गाड़ी 4.5 करोड़ की, मैं तो सुन के हैरान रहेगा। अब 4.5 करोड़ की गाड़ी जो है, उसमें जो उस बंदे से आप टैक्स आपको लेना चाहिए, एफबीआर शुड, बजाय ये कि आप एक कॉमन जो छोटा मोटा बिजनेस मैन है, दुकानदार, उसके पीछे दौड़े। तो शायद से फॉल्ट कहाँ है फिर? जब वो बस निकलते हैं तो वेयर लाइज द फॉल्ट? फॉल्ट उसी में है जो मैंने आपसे जिक्र किया ना, कि कैपेसिटी इशूज़ है। आप में जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, जो इंफॉर्मेशन आपके पास आती है, वो एक नंबर 1 तो फ्लैग होनी चाहिए। जैसे अभी जिक्र किया उन्होंने कि वेल्थ स्टेटमेंट फाइल होती है। वेल्थ स्टेटमेंट अगर फाइल होती है और हो रही है, तो उसमें जहाँ कोई न्यू एसेट्स आता है इन दी फॉर्म ऑफ हाउस, कार एटसेट्रा, जो भी है, वो फ्लैग हो। फ्लैग का मतलब हाईलाइट हो, ताकि वो टैक्स ऑफिसर उस पर काम करे, उससे पूछे। और अगर वो नहीं पूछता तो दैन ही इज़ लायबल, उसके से पूछा जाए कि आपको इंक्वायरी नहीं पूछा है, नंबर 1। नंबर 2, जो डिपार्टमेंट फॉर एग्जांपल एक्साइज एंड टैक्सेशन है, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कारों की, किस्सा घरों दिया,
वहाँ जब ये घर रजिस्टर्ड होते हैं, दर्ज होते हैं, तो वहाँ से ये इंफॉर्मेशन लेके, क्योंकि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल वो वेल्थ स्टेटमेंट फाइल ही नहीं करता, उसका फिर आसान तरीका यह है कि आप एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट से और जो हाउसिंग सोसाइटी के ऑफिस से आप इंफॉर्मेशन लें, बड़े बड़े घरों की, बड़े बड़ी कारों की, व्हीकल्स की और चीज़ों की, फॉरेन टूर्स की, और उनके खिलाफ फिर आप एक क्रैक डाउन करें। और पॉलिटिकल विल चाहिए। पॉलिटिकल विल चाहिए, जो कि मैंने उससे पहले आपको अभी बताया कि लैक ऑफ पॉलिटिकल विल इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर। क्या वन ऑफ द रादर आई वुड से मेजर फैक्टर। मेजर फैक्टर कहते तो है, क्या करना है, लेकिन अमली तौर पे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो प्रेशर ग्रुप है, माफिया है, उसके सामने हम घुटने टेक लेते। ठीक है, हमारे पास चूँकि टाइम का कंस्ट्रेंट है शायद साहब, हमारे पास टाइम के, हम दूसरे टॉपिक पे भी आ जाए। दूसरा हमारा जो है कि इसमें एक तो ये हमारा टैक्स कलेक्शन के अंदर बहुत सी चीज़ें हमें पता लगी कि क्या मसाइल है। बुनियादी तौर पर सर FBR की जिससे एम्पावरमेंट है, या FBR को जिसे कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग करना है, या FBR को जैसे मोस्टली हम कहा जाता है कि जब भी टैक्स कलेक्शन की बात आती है, जब भी IMF से कर्जे की बात आती है, तो फौरी नज़रें हमारी FBR पे होती हैं कि जनाब इसका टारगेट बढ़ाया जाए। अब टारगेट सर जो बढ़ाया जाता है FBR का, मुझे काइंडली ये बताइए कि टारगेट बढ़ाने से नेचुरली एक अफसर पे भी प्रेशर बढ़ता है। अब उसने तो लोगों से टैक्स लेना है ना जाके, अब जो लोगों से टैक्स लेना पड़ता है उससे आगे तो उसको बड़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है, और वहाँ जब वो ये कुछ भी एक्सरसाइज करता है अपनी पावर्स, तो उसका रिटेलिएशन आता है आके। आप नहीं समझते कि इस मुल्क के अंदर जो एक बहुत बड़ी तादाद है बिजनेसमैन की, एक बहुत बड़ा से, मैं उसे माफिया भी कह सकता हूँ आगे, के जो टैक्स अवेड करते हैं, जैसे अभी इन्होंने बताया बड़ी बड़ी गाड़ियाँ 4 करोड़ की लेके बैठे हुए हैं, और अगर उनका टैक्स देखें तो टैक्स कुछ भी नहीं है। FBR में सर आपको याद होगा कि जिस तरह हमारे स्टेट बैंक को उन्होंने कहा हुआ है कि जो एक बंदा न्यूट्रल बंदा लगा दिया वहाँ IMF के कंट्रोल में आके, FBR की ऑटोनॉमी, आप भी वहाँ रहे हैं, आपने महसूस किया कि FBR कभी ऑटोनॉमस रहा है? कभी भी नहीं होता और ना गवर्नमेंट को शायद ये सूट करता है करना हमारे सिस्टम में। देखें, बजट में 2 चीज़ें होती हैं, एक तरफ कि मेरी आमदनी क्या है, दूसरी तरफ ये कि मेरे एक्सपेंडिचर क्या है। आम जिंदगी में आप ये देखिए कि हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारे अखराजात हमारी आमदनी के अंतर अंतर रहें और हमें हतर बसा मकरूज़ ना होना पड़े। लेकिन हमारा बजट जिस तरीके से साल साल से हम देखते आए हैं, वो इतनी बेपरवाही से बनता है कि मैंने अर्ज़ किया थोड़ी देर पहले भी शायद कहा था कि 1990 में FBR की टोटल कलेक्शन 125 बिलियन थी, 2000 में 300 बिलियन थी, इस साल 9400 बिलियन थी। इसके बावजूद हम मकरूज़ से मकरूज़ ही होते जा रहे हैं। हमारा क्या मसला है कि हम इतनी आमदनी कमाने के बावजूद हम अपने खर्चे कंट्रोल नहीं कर पाते और ऐसी चीज़ों पे करते हैं विच इज़ गोइंग डाउन द ड्रेन। 3-4 चीज़ें मैं आपको पॉइंट आउट कर देता हूँ। जी बताइए। PIA, रेलवेज, स्टील मिल और IPPs, इन पे जितना पैसा लग रहा है आवाम को उतना फ़ायदा नहीं होता जितना इनकी वजह से आपका लॉस होता है, और वो अरबों सैकड़ों अरब रुपया इसमें डाउन द ड्रेन चला जाता है और वो आपकी FBR की कमाई बेकार चली जाती है। और वो मुझे समझ नहीं आती कि IMF का लोन हम किस काम के लिए ले रहे हैं। मुझे तो लगता है कि इन्हीं खर्चों को पूरे करने के लिए ले रहे हैं। इनको कंट्रोल करने का हमारे पास कोई तरीक़ेकार नहीं। हुकूमत का साइज़ बहुत बड़ा है। सर काइंडली ये बताइए कि FBR को ऑटोनॉमस कैसे किया जा सकता है, कोई प्रपोजल बताएं कि जहां FBR कहे कि हाँ जी। सिर्फ FBR ऑटोनॉमस नहीं होनी चाहिए, बहुत सारे इदारे ऑटोनॉमस होने चाहिए, आपकी पुलिस भी ऑटोनॉमस होनी चाहिए, ताकि उनके पे वो बेचारे पॉलिटिशियंस के आप ज़ाती खिदमत पे मामूर ना हों। और जापान में पुलिस का प्राइम मिनिस्टर बदल सकता है, पुलिस का चीफ नहीं बदल सकता। एक आदमी, एक अफसर आपका कमिश्नर जाता है, वो एक बहुत बड़े बंदे का रिकॉर्ड उठाकर लाता है, देखता है ये तो बहुत कम टैक्स दे रहा है, इसका तो टैक्स तो अरबों रुपये ज़्यादा बनता है, तो साथ ही फ़ोन खड़कने शुरू हो जाते हैं आके। इसका तरीका यही है कि चीज़ों को आप ऑटोमेट करें ताकि लोगों के पास इस चीज़ का कोई गुंजाइश ही ना रहे कि वो इवेड ज़्यादा कर सकें। और ये चीज़ पॉसिबल है, इसको ज़्यादा तवज्जो आपको इसी पे देनी चाहिए कि आप अपनी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करें ताकि लोगों की सही आमदनी आपके सामने आए और लोगों का सही लाइफस्टाइल आपके सामने आए। FBR के चेयरमैन ने आपने कहा कि उसको कम से कम 3 साल होने चाहिए। चेयरमैन को कम से कम 3 साल रहना चाहिए
और अगर वो बिल्कुल नालायक साबित हो तो ठीक है, लेकिन ये जो आप अपनी मर्जी से बदलते रहते हैं, उससे किसी में कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होता अफसरों में भी। एक चेयरमैन को लाया जाता है, जनाब ये बहुत ज़बरदस्त काबिल है आदमी है, और कुछ अरसे बाद उसको उठा के अनसर्मनेसली आउट कर देते हैं, तो उससे लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं रहता ना। इस तरह से जो बात शाह साहब ने कही थी वो भी ये थी कि लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पीपल, एफबीआर एंड द टैक्स पेयर। लोगों को इस बात पे यकीन नहीं कि हम जो टैक्स दे रहे हैं वो सही जगह पे जा भी रहा है कि नहीं जा रहा, हमें उसका क्या फ़ायदा पहुंचता है, हमें लोग पूछते थे ये। लेकिन एज एफबीआर आई वाज नॉट इन अ पोजीशन टू एक्सप्लेन कि हम किस काम पे लगा रहे हैं, बिकॉज वो एफबीआर के इख्तियार में नहीं था। लेकिन लोगों को उसका पता चलना चाहिए, और उसका तरीका ज़्यादातर ये है कि इसको आप नीचे थोड़ी सी और चीज़ है कि ये जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनको ज़्यादा एम्पावर करें कि वो लोगों को टैक्स वसूल करके उनको फैसिलिटीज़ दे सके और लोगों को फैसिलिटी में नज़र आए। अच्छा शायद साहब, ये बात तो अब क्लियर कट है कि हमारे यहाँ जो टैक्स के देने वाली बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं और वो बच निकलती हैं, टैक्स नहीं दे पाती, और जो अफसर जो होता है जब वो उन पर उनसे टैक्स लेने की कोशिश करता है तो उस अफसर के बारे में ख़बरें फैलाई जाती हैं आके, और वही अफसर, वही चेयरमैन जो भी कुछ अरसे पहले वहाँ थे और अचानक वो इस्तीफ़ा दे देते हैं कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। आवाम को फैक्ट नहीं बताए जाते, लेकिन फॉर्मली पता लगता है कि शायद वो उनको बहुत बेइज्जत किया गया या चेयरमैन के साथ वो अच्छा सलूक नहीं किया गया, और जबकि वो कारकर्दगी अच्छी दिखा रहे थे, तो वो भी एक रीज़न होती है। और दूसरी यह वजह कि क्या एफबीआर में जो बाहर से लोग लाए जाते हैं, क्या वो ज़्यादा फ़ाल होते हैं, ज़्यादा अच्छे होते हैं, ज़्यादा बेहतर होते हैं, ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करते हैं? अच्छा, इसमें मैं दोनों आपके जो क्वेश्चन है ना उनका आंसर देता हूँ। सबसे पहले तो अभी आपने बात की कि एफबीआर में ऑटोनॉमी हो ना, और क्या हमारे पास तजवीज़ है जिसकी वजह से एफबीआर में ऑटोनॉमी आ जाए, और पोस्टिंग का जो मसला है वो भी को हल हो। ठीक है, सबसे पहले तो उसमें ये देखें जो थोड़ी सी अनकन्वेंशनल टाइप है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाली बात है कि जो मौजूदा सिस्टम है वो तो उसके तहत ये पॉसिबल नहीं है कि जी आप जो एफबीआर का चेयरमैन लगाएं, चाहे वो आईआरएस से हो या दूसरे से हो, कि वो गवर्नमेंट को रिफ्यूज़ कर सके या उसकी बात ना। उसके लिए मेरे पास एक प्रपोज़ल वही है, जैसे कि हमने स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी दी और वो इम्प्लिसिटली वो बंदा लगता है वहाँ जो कि अप्रूव्ड होता है फ्रॉम द IMF, and they monitor, they supervise, and he is directly or indirectly answerable, और उनको इनआंसरेबल होता है। गवर्नमेंट में उसका इतना रोल ज़्यादा यानी रोल नहीं होता। इसी तरीके से एफबीआर, क्योंकि आप बार का क्वेश्चन है, एफबीआर क्योंकि एक सेंसिटिव इदारा है, सारी कलेक्शन की जिम्मेदारी इसकी है, इसलिए वहाँ जो अपॉइंटमेंट है वो भी बड़ी केयरफुली होनी चाहिए, और वो पॉसिबल इसी तरीके से है कि हम उसको IMF के साथ लिंक करें। ये कहने का मतलब है कि IMF को अकाउंटेबल भी हो वो। हाँ, अकाउंटेबल भी हो। और दूसरा क्वेश्चन आपका था कि जी उसकी टेन्योर वो जाहिर है ये नहीं, और अभी आपका सवाल ये था कि जी वो क्यों नहीं करते। आफ्टर ऑल वो इसलिए नहीं करते कि जब प्रेशर पड़ता है ना, तो वो उनको पता है कि भाई प्रेशर को हर बंदा वो रिस्क नहीं कर सकता, वो केव इन कर जाते हैं, सबमिट कर जाते हैं। उस प्रेशर को रोकने का तरीका ये है कि पोस्टिंग ट्रांसफ़र फिर उनके पास इख्तियार ना हो एक्सेप्ट फॉर द चेयरमैन, और चेयरमैन हिमसेल्फ शुड बी आंसरेबल टू द प्राइम मिनिस्टर ओनली एंड देन टू द आवर डोनर। ठीक हो गया। शायद साहब, आप बाहर से इम्पोर्टेड प्राइवेट सेक्टर का चेयरमैन भी देख चुके हैं, यहाँ लोग आए हैं यहाँ पर आके, और आप अपने बाहर से जो दीगर सर्विसेज के लोग होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के भी चेयरमैन रह चुके हैं आके। एक वो बंदा होता है जो कि अपनी सर्विस में से पैदा होता है, बड़ा होता है, और उसको सारे हक़ाइक़ का इल्म होता है कि किस तरह हमने काम लेना है, किस तरह टैक्स कलेक्ट करना है। आप नहीं समझते कि ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो बाहर से बंदा लगा कर, इस पर कुछ आपको कुछ कहना है तो बताइए। गवर्नमेंट की पॉलिसी बिल्कुल गलत है। चेयरमैन एफबीआर हमेशा एफबीआर के अफसरों में से ही होना चाहिए, और जो काम दो उसकी वजूहत है। एक तो ये कि उसने सारी ज़िंदगी वो काम किया हुआ होता है, दूसरा है कि वो भी उसके अफसर भी जेन्युइनली ये समझते होते हैं कि एक दिन हम भी राइज करके टॉप पोजीशन पे पहुँच। ठीक है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का बंदा का चीफ सेक्रेटरी बन, जो भी चीफ सेक्रेटरी बन जाए, स्टार्टिंग सेक्रेटरी बन जाए, वट एवर। तो हर सर्विस
फॉरेन सेक्रेटरी जो है वो फॉरेन सर्विस का होता है। इस तरह से ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो ऑडिटर अकाउंट सर्विस का। आप इसके फेवर में है कि बंदा हमेशा FBR का बंदा होना चाहिए, कोई बंदा बाहर से इम्पोज नहीं। टेन्योर आप कहते हैं फिक्स होना चाहिए, टेन्योर भी फिक्स होना चाहिए, कोई ऐसा बंदा ना हो जिसके 6 महीने या साल रहता हो तो उसको लगा के चेयरमैन लगा दें। इसको आप जैसे कई पोजीशन है ना जो आप लगाते हैं कि ये आदमी चीज़ 3 साल के लिए होगा, तो ये भी काम इस तरीके का है FBR की कलेक्शन का कि आप उसको कम से कम 3 साल का टाइम दें और उसको इंडिपेंडेंस दें, ऑटोनॉमी दें, फाइनेंशियल भी और एडमिनिस्ट्रेटिव भी। अच्छा शायद साहब, ये जो लोग लगते हैं आके और उनको लगाया जाता है तो आम आदमी तो यही समझता है कि पता नहीं कितना काबिल आदमी है, कितनी इसके अंदर विजडम है या कितना कैपेबल है, और लेकिन आप नहीं समझते कि वो सम अवधि बाद में पता लगता है कोई ब्लू आइड आदमी होता है, किसी का पसंदीदा आदमी होता है आके। तो अगर वो इतने काबिल होते तो क्या इतने बड़े बड़े काबिल लोग यहाँ काम कर चुके हैं, तो FBR क्यों नहीं इतना कॉम्पिटेंट हुआ कि वो अपने मसाइल को हल कर सके? वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जैसे आपने कहा ये एक टेक्निकल जॉब है। हमने अपने जो सर्विस में बड़े ऐसे देखे हैं जो नॉन FBR के लोग आए, दूसरी सर्विसेज से आए, और उनको मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि 6 माह 8 माह तो सिर्फ इसी चक्कर में समझ लग गया कि ये टैक्स है क्या, सेल टैक्स क्या है, कस्टम क्या है, और उसी में जो इम्पॉर्टेंट इश्यूज थे वो इग्नोर हो गया या वो डिले हो गया, और इसी वजह से वो फिर अपना जो उस तरीके से डिलीवर नहीं कर सके। इसलिए मेरी तो इसमें यही राय है कि आप जो FBR में से जो भी कॉम्पिटेंट आप बंदा हो वो लगाएं, और एट द सेम टाइम उसको जैसे कि हमारे दोस्त हैं ना, बैकिंग भी हो और आंसरेबल वो एक्सेप्ट ओनली फॉर द चेयरमैन और बाकी जो है ना वो था। बहुत शुक्रिया जनाब शाहिद हुसैन नासिर साहब, बहुत शुक्रिया जनाब शाहिद ज़हीर साहब। नाज़रीन, जो आज हमने गुफ्तगू की है उसका लुबे लबाब यही है कि FBR के अंदर जब भी कोई चेयरमैन लगाया जाए तो वो उनकी अपनी सर्विस का आदमी हो, या वो इनकम टैक्स का हो या कस्टम का हो। दूसरी बात ये कही गई है कि जो भी चेयरमैन लगे उसके पास कम से कम 3 साल होने चाहिए और उसको 3 साल लगना चाहिए, 3 साल काम करना चाहिए, उसको इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, उसको फ्री हैंड देना चाहिए। और जो सबसे अहम बात शाहिद ज़हीर साहब ने भी कही ऐसे कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो नहीं होना चाहिए इस सिलसिले में। जो आदमी जितना भी बड़ा हो, जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर FBR का बंदा कोई कमिश्नर है, वो उससे टैक्स वसूल करना चाहता है, टैक्स लेना चाहता है, तो उसको इनकरेज करना चाहिए, उसको बैक करना चाहिए। अगर हम ये टैक्स लेना चाहते हैं लोगों से और बड़े लोगों से लेना चाहते हैं तो उसके लिए यकीनन एक इम्पार्शियल पॉलिसी करनी पड़ेगी। शाहिद साहब ने अच्छी तजवीज़ दी है कि जिस तरह स्टेट बैंक का भी एक गवर्नर है तो वो IMF का पसंदीदा होता है या IMF की अप्रूव्ड होता है, तो FBR का जो चेयरमैन है, इस बात पे इत्तेफाक है हमारे पैनल का कि वो FBR में से होना चाहिए। क्योंकि अगर बड़े बड़े लोग बाहर से भी आए हैं लेकिन हमने आज तक FBR की हालत सुधरती नहीं देखी कि जब वो गए हैं तो फिर वही सवाल खड़ा हो जाता है कि FBR किस तरह एक बड़ा टैक्स कलेक्शन करे। तो इसी सोच के साथ कि लेट्स होप बेटर कि FBR ज़्यादा कॉम्पिटेंट हो जाए, अपने होस्ट अब्दुल वासित खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।